नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। अगले आधे घंटे होंगे देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर। शुरुआत करते हैं सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। राज्यों के मुख्य सचिवों के चौथे सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देना है मुख्य उद्देश्य। लोकसभा में संविधान पर हो रही विशेष चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे हिस्सा। चर्चा का आज दूसरा और अंतिम दिन। गृह मंत्री अमित शाह आज से छत्तीसगढ़ के 3 दिन के दौरे पर। नक्सल प्रभावित क्षेत्र का दौरा और सुरक्षा शांति से संबंधित कार्यक्रमों में होंगे शामिल। हैदराबाद की चंचलगुडा जेल से रिहा हुए अल्लू अर्जुन। वकील ने कहा, जमानत के बावजूद देर से रिहाई मिलने पर करेंगे कानूनी कार्रवाई। और ब्रिस्बेन टेस्ट में बारिश ने फिर डाली बाधा। ऑस्ट्रेलिया की सधी हुई शुरुआत। रविंद्र जडेजा और आकाशदीप की प्लेइंग 11 में एंट्री। और इन टॉप हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। आखिरकार अल्लू अर्जुन को आज सुबह जेल से रिहाई मिल गई। अल्लू अर्जुन के पिता और ससुर उन्हें लेने हैदराबाद के चंचलगुडा सेंट्रल जेल पहुंचे। जमानत मिलने के बावजूद कल पूरी रात उन्हें हैदराबाद के चंचलगुडा सेंट्रल जेल में बितानी पड़ी। कल ही हाईकोर्ट से अल्लू को जमानत मिल गई थी। अब अल्लू के वकील ने कहा है कि वो देरी से रिहाई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। पुष्पा 2 फिल्म के प्रीमियर के दौरान महिला की मौत के मामले में अल्लू अर्जुन को कल गिरफ्तार किया गया था। दिन में हैदराबाद की एक अदालत ने अल्लू अर्जुन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। अल्लू अर्जुन को जेल में रात ना गुजारनी पड़े, इसके लिए उनकी टीम पूरी कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अल्लू अर्जुन को कल ही इस मामले में जमानत मिल गई थी, लेकिन इसके बाद भी उन्हें जेल में रात गुजारनी पड़ी थी। वहीं थिएटर में जान गंवाने वाली महिला रेवती के पति भास्कर ने कहा है कि इसमें अल्लू अर्जुन की कोई गलती नहीं है। वह अपनी पत्नी की मौत के लिए एक्टर को जिम्मेदार नहीं मानते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि वह इस घटना के संबंध में दर्ज कराया गया अपना मामला वापस लेने के लिए तैयार है। Despite receiving the order copy, they did not release. Now you should question the government and the department why they have not released the accused. High Court order is very specific that forthwith the moment you receive the order, you have to release an essay. This is an illegal arrest, illegal detention. We will take legal steps on it. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना में पुष्पा 2 के अभिनेता अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किए जाने पर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि कांग्रेस के मन में रचनात्मक उद्योग के प्रति कोई सम्मान नहीं है और अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी ने इसे फिर से साबित कर दिया है। संध्या थिएटर में हुई दुर्घटना राज्य और स्थानीय प्रशासन की खराब व्यवस्था का स्पष्ट मामला था। अब उस दोष से बचने के लिए वे इस तरह के प्रचार हथकंडे अपना रहे हैं। तेलंगाना सरकार को फिल्मी हस्तियों पर लगातार हमले करने की बजाय प्रभावित लोगों की सहायता करनी चाहिए और उस दिन व्यवस्था करने वालों को दंडित करना चाहिए। ये देखना भी दुखद है कि कांग्रेस के वहां सत्ता में रहने के 1 साल के दौरान यह एक आदर्श बन गया है। तो अभिनेता अल्लू अर्जुन जेल से रिहा हो गए। हालांकि उन्हें कल ही जमानत मिल गई थी, लेकिन कल रात उन्हें जेल में बितानी पड़ी और आज सुबह उन्हें रिहाई मिल गई। अब आगे बढ़ते हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने सिने स्टार अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी के लिए कांग्रेस के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार की आलोचना की है। केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता की गिरफ्तारी सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए की है। उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार के कामकाज को कार्य करने के बजाय नाटक, शासन की बजाय ध्यान भटकाना करार दिया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा है कि कार्य करने की बजाय नाटक, शासन की बजाय ध्यान भटकाना, यही है तेलंगाना कांग्रेस सरकार।
जबकि जो लोग कभी राज्य में गलत शासन करते थे और लूटपाट करते थे वे खुलेआम घूम रहे हैं। उन्होंने सुर्खियां बटोरने के लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता को गिरफ्तार कर लिया। सनसनीखेज बातें उनकी अक्षमता को नहीं छिपा पाएंगी। पूरे देश में कांग्रेस के हताशा भरे नाटक को देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। ये केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी को और बढ़ावा देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम होगा। 3 दिवसीय सम्मेलन का व्यापक विषय उद्यमिता, रोजगार और कौशल को बढ़ावा देना, साथ ही जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाना है। व्यापक विषय के अंतर्गत 6 क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया जाएगा। इनके अंतर्गत विनिर्माण सेवा, ग्रामीण गैर कृषि, शहरी नवीकरणीय ऊर्जा और परिपत्र अर्थव्यवस्था को विस्तृत चर्चा के लिए चिन्हित किया गया है। विकसित भारत के लिए अग्रणी प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास केंद्रों के रूप में शहरों का विकास, निवेश के लिए राज्यों में आर्थिक सुधार और मिशन कर्मयोगी के माध्यम से क्षमता निर्माण पर 4 विशेष सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा भोजन के दौरान कृषि में आत्मनिर्भरता, खाद्य तेल और दालें, वृद्ध आबादी के लिए देखभाल अर्थव्यवस्था, पीएम सूर्य घर निशुल्क बिजली योजना कार्यान्वयन और भारतीय ज्ञान परंपरा पर केंद्रित विचार विमर्श किया जाएगा। सम्मेलन में प्रत्येक विषय के अंतर्गत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को भी प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि राज्यों में पारस्परिक शिक्षा को प्रोत्साहित किया जा सके। सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव, वरिष्ठ अधिकारी, क्षेत्र विशेषज्ञ और साथ ही अन्य गणमान्य उपस्थित रहेंगे। लोकसभा में आज भारतीय संविधान के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। संसद में होने वाली इस 4 दिवसीय चर्चा की शुरुआती 2 दिन लोकसभा के लिए सुनिश्चित हैं। इसी के चलते आज शनिवार को विशेष सत्र का आयोजन किया जा रहा है। लोकसभा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चर्चा में हिस्सा लेंगे। इससे पहले कल रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह ने चर्चा की शुरुआत की थी, जिसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई सांसदों ने इस पर अपनी बात रखी थी। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा सोमवार और मंगलवार को होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर है। वर्ष 2026 तक बस्तर से नक्सलवाद को समाप्त करने का जो लक्ष्य दिया गया था, इसे पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ की डबल इंजन सरकार में सुरक्षा बल के जवानों ने पूरी ताकत झोंक दी है। देखिए छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता सुमेश पटेल की एक खास रिपोर्ट। नक्सल प्रभावित स्टेट में 48 घंटे तक रहेंगे अमित शाह। मार्च 2026 से पहले होगा नक्सलवाद का खात्मा। अमित शाह ने ठाना ढहेगा लाल आतंक का आखिरी किला। 3C से टूटेगी नक्सलियों की कमर। 3C यानी रोड कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी और फाइनेंशियल कनेक्टिविटी। आदिवासी क्षेत्रों के विकास में नक्सलवाद सबसे बड़ी बाधा। वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 14 से 16 दिसंबर तक छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। अपनी यात्रा के दौरान अमित शाह रायपुर में एक सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। छत्तीसगढ़ पुलिस को प्रेसिडेंट पुलिस कलर्स प्रदान करेंगे। नक्सल प्रभावित क्षेत्र जगदलपुर में भी गृह मंत्री पहुंचेंगे। वहां पर शाह आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों, स्थानीय लोगों और बुद्धिजीवियों के साथ बातचीत करेंगे। इसके बाद वे बस्तर ओलंपिक समापन समारोह में शामिल होंगे। जगदलपुर में ही वामपंथी उग्रवाद के पीड़ित परिवारों से भी अमित शाह मुलाकात करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घने जंगल में सुरक्षा शिविरों का दौरा करेंगे। वे सुरक्षा बलों के जवानों के साथ लंच भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे के पहले छत्तीसगढ़ में बड़ा एनकाउंटर भी हुआ है और सुरक्षा बलों ने 9 नक्सलियों को मार गिराया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि उनकी सरकार छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे की ओर तेजी से बढ़ रही है। हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी मार्च 2026 तक ये नक्सलवाद को पूरे देश से समाप्त करने का संकल्प लिया है
और उस दिशा में डबल इंजन की सरकार के कारण भी इस लड़ाई में हम लोगों को लाभ हो रहा है। बस्तर के आईजी सुंदराज पी का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में शामिल होने के लिए बस्तर आ रहे हैं। बस्तर ओलंपिक्स का आयोजन की जा रही है, उसका आयोजन का संभागीय स्तर जो फाइनल कार्यक्रम 13 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक प्रस्तावित है। जो 15 दिसंबर को जो समापन कार्यक्रम में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय और छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री महोदय और छत्तीसगढ़ राज्य के गृह मंत्री महोदय एवं अन्य सभी वरिष्ठ जनप्रतिनिधिगण शामिल होने का। बता दें कि केंद्र सरकार एवं राज्य मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने के लिए कटिबद्ध है। शाह के मुताबिक साल 2019 से मोदी सरकार ने माओवादियों को खत्म करने के लिए एक बहुकोणीय रणनीति पर अमल शुरू किया है। सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 3C यानी रोड कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी और फाइनेंशियल कनेक्टिविटी को मजबूत किया है। केंद्र की मोदी सरकार छत्तीसगढ़ के बस्तर से नक्सलवाद को खत्म करने को लेकर गंभीर है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा नक्सलवाद को खत्म करने को लेकर अहम माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने पिछले दौरे के दौरान छत्तीसगढ़ से 2026 तक नक्सलवाद को खत्म होने का दावा किया था। इस दौरे के दौरान बस्तर में नक्सल विरोधी अभियानों की समीक्षा करेंगे, साथ ही आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों के पुनर्वास और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की कार्यों की प्रगति का जायजा भी लेंगे। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश में संभल के जिलाधिकारी राजेंद्र पैसिया ने विवादित शाही जामा मस्जिद का दौरा कर मस्जिद के आसपास सड़क, नालों, जलीय ढांचों पर किए अवैध अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। डीएम ने बताया है कि अतिक्रमण रोकने का अभियान अगले 3 महीने तक जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने बिजली चोरी रोकने के लिए कवर किए गए तार लगाने की योजना का भी जिक्र किया। आपको बता दें कि एएसआई द्वारा मस्जिद की जांच को लेकर अदालत के आदेश के बाद संभल क्षेत्र में हाल ही में हिंसक झड़पें हुई हैं, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है और कई पुलिसकर्मी और स्थानीय लोग घायल हो गए हैं। नागपुर में कल देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट का विस्तार होगा। पहली खबर आई थी कि कैबिनेट विस्तार 14 दिसंबर को मुंबई में होगा। राज्य विधानमंडल का 1 सप्ताह का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से शुरू हो रहा है। यहां फिलहाल मुख्यमंत्री के अलावा 2 डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने शपथ ली है। राज्य में मुख्यमंत्री समेत कुल 43 मंत्री हो सकते हैं। कैबिनेट विस्तार से पहले फडणवीस दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर चुके हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक तीनों दल के 40 मंत्री, जिसमें बीजेपी के 21, शिवसेना के 12 और एनसीपी के 10 मंत्री शपथ लेंगे। तीनों सहयोगी की सदस्य संख्या के आधार पर कैबिनेट फॉर्मूले को अंतिम रूप दिया गया है। विधानसभा में बीजेपी के पास 132, शिवसेना के पास 57 और एनसीपी के पास 41 विधायक है। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। सीरिया में बशर अल आसाद की तख्तापलट होने के बाद और उनके देश छोड़कर भागने के बाद वहां हालात भयावह बने हुए हैं। वहां खुलेआम गोलीबारी और बमबारी की जा रही है। इस भयावह स्थिति में कुछ भारतीय भी फंसे थे, जिन्हें वहां से बाहर निकाल लिया गया है। सीरिया से भारत लौटने वाले भारतीयों ने भारत लौटने पर सीरिया की भयावह स्थिति का जिक्र किया और मदद के लिए भारत सरकार को धन्यवाद कहा। यहाँ ग्लेन बिजनेस के थ्रू हम अगस्त में गए थे सीरिया, तो वहाँ पे 4 मंथ ड्यूटी किए। अचानक अपना प्लांट में हम लोग जॉब ही कर रहे थे, इसके बाद अचानक रॉकेट दिखाई दिया। पूरा रॉकेट 2-2, 3-3 रॉकेट चलने लगा प्लांट से। तो हम लोग अपना ये रॉकेट जब चलने लगा तो अपना एम्बेसी को इन्फॉर्म किया हम लोग। बाकी वहाँ पे हालात बहुत क्रिटिकल है। पर डे ऐसा कोई रात ना हो जो रात में हम लोग रॉकेट की आवाज़ ना सुने हो, गोली बंदूक की आवाज़ ना सुने हो। लेकिन हम लोग एम्बेसी को कांटेक्ट किए तो एम्बेसी हम लोग को सेफ जोन में लेकर गया। कोई खतरा नहीं था, बहुत सपोर्ट करा हम लोगों की एम्बेसी ने। बहुत अच्छे होटल में रखा, खाना अच्छे से खिलाया, लोग हर चीज़ की फैसिलिटी दी। वहाँ बहुत ही बुरा हाल था, बहुत बुरा बोले तो बहुत ही ज़्यादा। कभी ऐसा देखे नहीं हम लोग तो इंडिया में दीपावली का ही रॉकेट देखे, वहाँ रियली रॉकेट देखे और गोलियों की आवाज़ सुन के अभी भी धक धक हो रहा है। वो सब सोच के तो
मैं बता नहीं पा रहा कि कैसा था। हमारी इंडियन एम्बेसी बहुत सपोर्ट करी, इंडियन गवर्नमेंट, थैंक यू। हम लोग वहाँ सीरिया में हालात ख़राब होने के बाद मतलब एम्बेसी से हम लोगों को फ़ोन आया कि मतलब आप लोग यहाँ से निकल जाइए। तो फिर हम लोग उस आंखों से देखी, मतलब 3-4 किलोमीटर दूर पे मतलब गोला बारूद फट रहे थे, उसको देख के हालत बहुत ख़राब था। उसके बाद एम्बेसी से फ़ोन आया, उसके बाद हम लोगों को बेरूत शिफ्ट किया गया। उसके बाद वहाँ 3 दिन रखने के बाद हम लोगों का टिकट कराया गया है। टिकट करा के यहाँ लाया गया है। मोदी जी के लिए हम लोग बहुत आभारी रहेंगे। और अब अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबर। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की आर्थिक वृद्धि दर वित्त वर्ष 2024-25 में स्थिर रहेगी। वहीं वित्त वर्ष 2025-26 में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान है। केयरेज रेटिंग्स ने उम्मीद की है कि भारत सरकार फिस्कल कंसोलिडेशन के मार्ग पर आगे बढ़ेगी। इससे भारत की जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2024-25 में 6.5% और वित्त वर्ष 2025-26 में 6.7% रह सकती है। केयरेज रेटिंग्स के मुख्य रेटिंग अधिकारी सचिन गुप्ता ने कहा कि हमें उम्मीद है कि 2025 में निजी निवेश में सुधार होगा। रिपोर्ट के अनुसार आने वाली तिमाहियों में खुदरा महंगाई दर में कमी आने की उम्मीद है। साथ ही उम्मीद जताई गई है कि खरीफ की अच्छी फसल और रबी की बुवाई के लिए अनुकूल परिस्थितियों के कारण खाद्य महंगाई दर में कमी आएगी। पिछले कुछ महीनों में खुदरा महंगाई सब्जियों को छोड़कर 4% से नीचे रही है। वित्त वर्ष 2024-25 में औसत खुदरा महंगाई दर 4.8% और वित्त वर्ष 2025-26 में इसके 4.5% रहने का अनुमान है। वहीं कोर महंगाई दर के नरम बने रहने की उम्मीद है, जो वित्त वर्ष 2024-25 में औसतन 3.5% और वित्त वर्ष 2025-26 में 4.3% रहेगी। जबकि थोक महंगाई दर के वित्त वर्ष 2024-25 में औसतन 2.5% और वित्त वर्ष 2025-26 में 3% रहने का अनुमान है। मजबूत कृषि उत्पादन और सेवा क्षेत्र का बेहतर प्रदर्शन जीडीपी वृद्धि दर को बढ़ाने में सहायक होगा। रिपोर्ट में सरकारी राजस्व को लेकर कहा गया है कि यह बजट लक्ष्य के अनुरूप होगा। रिपोर्ट में यह भी उम्मीद जताई गई है कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का चालू खाता घाटा सीएडी जीडीपी का 0.9% पर रहेगा। वहीं निर्यात के मोर्चे पर इस रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि वित्त वर्ष 25 में वस्तु निर्यात में 2.5% की वृद्धि और सेवा निर्यात में 13% की मजबूत वृद्धि दर्ज की जाएगी। भारत में पिछले महीने गाड़ियों की बिक्री में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। नवंबर माह में दोपहिया वाहनों की बिक्री पहली बार 16 लाख यूनिट के आंकड़े को पार करते हुए 16.5 लाख यूनिट पर रही। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के आंकड़ों के अनुसार नवंबर महीने में भारत में यात्री वाहनों की बिक्री नवंबर में 3.48 यूनिट रही और जो पिछले साल की इसी महीने की तुलना से 4.1% अधिक है। सियाम के महानिदेशक राजेश मेनन ने कहा है कि अक्टूबर में त्योहारी अवधि के दौरान जो मांग देखी गई थी वह नवंबर में भी पूरे उद्योग के लिए जारी रही। इस महीने की शुरुआत में जारी किए गए आंकड़ों से पता चला है कि नवंबर के दौरान घरेलू बाजार में कारों और एसयूवी की बिक्री में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही मुख्य वृद्धि एसयूवी सेगमेंट में दर्ज की गई है। इस दौरान प्रमुख कार निर्माता कंपनियों की बिक्री में भी वृद्धि देखी गई है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तीसरी वर्षगांठ कल बहुत ही धूमधाम से मनाई गई। तीनों सालों के दौरान 14 करोड़ से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। धाम क्षेत्र सहित मंदिर परिसर की सजावट के साथ ही मंदिर परिसर में यज्ञ हवन किया गया। इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी 3 साल पूरे होने पर काशी विश्वनाथ न्यास द्वारा आयोजित किया जा रहा है। मंडलायुक्त कौशल शर्मा के हाथों बीएचयू के सुंदर अस्पताल के तीमारदारों के लिए भोजन की गाड़ी को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। 3 वर्ष के दौरान 14 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया है, जिससे मंदिर सहित पूरे बनारस की आर्थिक स्थिति में इजाफा हुआ है। 13 दिसंबर 2021 को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर धाम का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों किया गया था।
आइए अब आगे बढ़ते हैं। यमुना की सफाई पर दिल्ली की आप सरकार ने पिछले 10 से 11 सालों में पैसा पानी की तरह बहाया है। हालांकि तमाम दावों और वायदों के बावजूद यमुना नदी का प्रदूषण घटने की जगह बढ़ता जा रहा है। देखिए हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की एक ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली में यमुना नदी की सफाई के भले ही बड़े बड़े दावे किए गए हों, लेकिन आज भी यमुना नदी की स्थिति दयनीय बनी हुई है। किस तरह की है ये स्थिति, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राहुल प्रहरी जी, जो पर्यावरणविद हैं और जिन्होंने दिल्ली के अंदर पैदल यात्रा की अपनी, जहाँ से यमुना नदी की शुरुआत होती है दिल्ली में और जहाँ पर ख़त्म होती है। बात करते हैं। जब यमुना नदी दिल्ली में आती है तो जीवित होती है, लेकिन जब दिल्ली से नदी जाती है तो मर जाती है, जैविक रूप से तो मर जाती है। ऐसा मुझे यात्रा करने के बाद ज्ञात हुआ। 22 से अधिक नाले ऐसे हैं दिल्ली के अंदर जो दिल्ली सरकार के अंडर आते हैं, जो STP यानी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट होता है, जिसका काम होता है घरों से निकलने वाला जो मलमूत्र गंदा जल होता है उसको शुद्ध कर करके एक नॉर्मल लिमिट के अंदर, यानी BOD, COD, TSS की एक मात्रा होती है, उस मात्रा पे फिल्टर करने के बाद नदी के अंदर वो पानी आए, जिससे नदी की जो प्रकृति है वो बिगड़े ना। अब समझ में ये चीज़ नहीं आती है कि जब हमारे पास एक सिस्टम है, व्यवस्था है, उसके बाद भी STP प्रॉपर काम क्यों नहीं कर रहे हैं विद इन लिमिट्स। जहाँ हम खड़े हैं यहाँ तक आते आते यमुना नदी का BOD 25, 30, 28 ये रहता है, यानी 5 से ऊपर BOD के पानी को हम नहाने धोने हाथ लगाने के लिए उपयोग नहीं कर सकते। जैसे ही आप कलिंदी कुंज घाट जो ओखला बैराज का अंतिम छोर है वहाँ जाएंगे, वो दिल्ली यमुना का मोस्ट पोल्यूटेड स्ट्रेच आपको मिलेगा। वहाँ अबू फजल ड्रेन भी आपको गिरता हुआ दिखाई देगा। शहादरा दिल्ली का तीसरा बड़ा नाला भी वहाँ आपको गिरता हुआ दिखाई देगा। यानी वहाँ जाने के बाद आप नदी और नाले में अंतर नहीं कर सकते। तमाम सरकारें आई दिल्ली के अंदर, उन्होंने बड़े बड़े दावे किए नदियों को साफ करने को लेकर, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि ज़मीन पर जो STP है वो काम नहीं कर रहा है। क्या यमुना नदी इस समय नहाने योग्य है या इस्तेमाल करने योग्य है? बिल्कुल छूने योग्य भी नहीं है। आपको स्किन डिजीज हो सकती है, और मैं तो कहता हूँ दिल्ली सरकार को एक डाटा भी देना चाहिए कि वाटरबोर्न डिजीज, हेपेटाइटिस A, पीलिया, जॉइंटिस, आंतों का बुखार, त्वचा संबंधी रोग, ऐसी तमाम बीमारियां इस दूषित जल के कारण उत्पन्न होती हैं। मनुष्य तो फिर भी कुछ ना कुछ व्यवस्था करके पी पा रहा है, लेकिन मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कुछ पशु आपको दिखाई दे रहे होंगे, वो इसी जल को पीते हैं, यानी कि उनके इंटरनल ऑर्गन खराब होना तय है। हमारे साथ पर्यावरणविद दीपक मगध हमारे साथ मौजूद हैं। अभी यमुना के विषय में हाल में ही हमने अभी दिल्ली जल बोर्ड का एक रिपोर्ट पढ़ा था। उस रिपोर्ट में यह बताया गया कि वर्ष 2013 से अभी तक दिल्ली जल बोर्ड द्वारा यमुना की साफ सफाई हेतु 1508 करोड़ की राशि, सरकारी राशि खर्च की गई, लेकिन यमुना की हालत जैसे थी वैसे ही है। तो हम देखते हैं कहीं कुछ व्यवस्थाओं में कमी रही। इसका यदि उचित व्यवस्था और प्रबंधन किया जाता तो आज यमुना साफ होता और लोगों के लिए बड़ा सही रहता। दिल्ली जल बोर्ड ने भी पिछले 10-11 सालों में 1508 करोड़ रुपए यमुना की सफाई पर खर्च कर दिए, लेकिन यमुना आज भी मैली की मैली ही दिखाई दे रही है। कैमरामैन विश्वबंधु के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। आइए अब खेल की खबरों का रुख कर लेते हैं। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने स्पोर्ट्स बिल के ड्राफ्ट को लेकर खिलाड़ियों के साथ चर्चा की है। खिलाड़ियों ने कहा है कि स्पोर्ट्स बिल सरकार की अच्छी पहल है और इसके आने के बाद देश में खेलों का विकास होगा। ये स्पोर्ट्स बिल हमारे देश में खेलों को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। माननीय खेल मंत्री जी और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ये सोच है कि बाहर देश ओलंपिक में जब प्रतिनिधित्व करेगा, मेज़बानी करेगा, तो पदकों की संख्या इतनी हो कि पूरा विश्व चौकन्ना हो जाए। तो उसी दिशा में स्पोर्ट्स बिल एक बड़ा कदम होगा और हम सब इसके फेवर में हैं। हम सब समर्थन करते हैं कि स्पोर्ट्स बिल ज़रूर आना चाहिए। इससे खेल जगत में बहुत ज़्यादा सुधार भी होंगे और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद भी मिलेगी। देखिए, काफ़ी वुमेन को प्रॉब्लम्स होती थी, वो भी हमने डिस्कशन की है। इसके लिए फेडरेशंस में मतलब हमारे बिल में ये भी ऐड होगा कि वहाँ पर स्पेसिफिकली वुमेन भी हमारी फेडरेशंस में हो और वो भी हमारे स्पोर्ट्स बिल में ऐड होगा। और अचीवर्स जो इसमें स्पोर्ट्स बिल 30% वुमेन की हिस्सेदारी होगी, तो ये भी बहुत ही अच्छा एक स्टेप होगा।
इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन अगला कार्यक्रम आप देखेंगे सेहत से जुड़ा हुआ, जहां आज चर्चा की जाएगी टीबी के रोग की, क्या है उसके कारण और कैसे कर सकते हैं आप इसका बचाव। मेरी सहयोगी किरण भारद्वाज के साथ फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।